Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम BS फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स का चैप्टर सर्वे ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि ड्राइव द कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल। ये आपको पेपर में स्टेटमेंट देगा या ये स्टेटमेंट देगा मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। ठीक हो गया। अब हम मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल को एक डायग्राम के जरिए से समझते हैं। तो फर्ज करो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पार्टिकल P है जिसका मास m है और ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब बच्चों ओरिजिन से लेके बच्चों सरकमफ्रेंस तक के जो डिस्टेंस होता है वो बच्चे r होता है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, अगर हम इसकी लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो वो बच्चे कुछ इस तरह से होगी कि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी वो उसके बच्चे टेंजेंट होगी। ठीक हो गया। ये टेंजेंट है, इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं या लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंट है तो इट मीन्स इसका मोमेंटम भी बच्चों टेंजेंट में होगा। ठीक है। लीनियर मोमेंटम भी अलोंग द बच्चे टेंजेंट कह दे। अब स्टूडेंट्स अगर इसी पार्टिकल का हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें तो हमें राइट हैंड थंब रूल की जरूरत पड़ती है। तो राइट हैंड थंब रूल ये होता है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में अपनी सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाना है। ये जो थंब होगा स्टूडेंट्स, ये आपको इंफॉर्मेशन देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की और एंगुलर मोमेंटम की। ये बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई होगी आई होप। अब स्टूडेंट्स यही मैंने लिखा हुआ है कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग दी सर्टेन पाथ। ये सर्टेन पाथ स्टूडेंट्स सर्कुलर पाथ है। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल p एट टाइम t विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन o ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस r। कहने का मतलब ये है कि जो ये पार्टिकल p है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम t, तो टाइम के लिहाज से ये जो पार्टिकल p है तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस होगा वो बच्चे r होगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब बच्चों सवाल ये है कि कौन सी फोर्स लगने की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स में बी, अ पार्टिकल experience a force may be। तो स्टूडेंट्स पहली बात ये है, ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है या तो ये पार्टिकल की इंटरेक्शन की वजह से ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा। और तीसरी बात, या ये पार्टिकल बच्चों मैग्नेटिक लाइन की मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है। तो बच्चे ये इमेजिनेशन वाला सब्जेक्ट है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चीज़ों को फिर आपको समझ आएगी। तो पहली बात लिखते हैं, अ पार्टिकल एज द रिजल्ट of interaction of particle interaction of
पार्टिकल्स ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये है कि as the result of interaction of electric field line as the result of interaction of electric field line ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और तीसरी बात ये है कि as the result of interaction interaction of magnetic field line ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये बच्चे 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पार्टिकल बच्चे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो जो निकालते हैं बच्चों, एज वी नो दैट ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल है ये सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके सर्कुलर पाथ को हम छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये जो छोटा पाथ होगा उसको हम टाइम पे डिवाइड कर देंगे। ये हमने इतने छोटे पैचेस लेने हैं या इतना छोटा पाथ करना है ताकि बच्चों हमें ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों क्या है, ये सर्कल के अंदर है तो हमने इतने छोटे पैच लेना है। देखो स्टूडेंट ये छोटा सा पैच है, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो गया। फिर बच्चों और छोटा पाथ लेना है तो फिर ये बच्चों क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। इतने छोटे छोटे पाथ लेने हैं। अब इसी पाथ का हमने चेंज लेना होगा तो वो हमारा आ जाएगा स्टूडेंट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या आप इसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये आ जाएगी बच्चों dr डिवाइडेड बाय dt, ठीक हो गया। या आप ऐसे याद कर लें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आपने बच्चों इधर वेक्टर का निशान लाजमी डालना है, ठीक है। अब एक बात ये होगी। अब दूसरी बात, लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। तो लीनियर मोमेंटम बच्चों होता है P इज इक्वल टू mv। तो P इज इक्वल टू mv, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बच्चे वेलोसिटी होगी तो उसी डायरेक्शन में हमारा बच्चों मोमेंटम होगा। इधर भी आप देख सकते हैं बच्चों, जिस डायरेक्शन में बच्चों वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम होगा। और आप ये भी पढ़कर आए हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यही लिखते हैं, as we know that कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ दी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम time rate of change of momentum is equal to the फोर्स या अप्लाइड फोर्स, ठीक है बच्चों। 11th क्लास में पढ़कर आए अप्लाइड फोर्स, ठीक हो गया बच्चों। तो इसको हम मैथमेटिकल लिखते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड
फोर्स है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस मोमेंटम में, ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में बच्चे इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो F को मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों, F इज इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर का निशान लगा दें आप, D डिवाइडेड बाय बच्चे T इज, D डिवाइडेड बाय T, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है बच्चे, mv। ठीक है, अब m एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकालेंगे, तो F इज इक्वल टू m, बाहर निकल गया बेटा, तो D डिवाइडेड बाय डी टी वी। अब द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बच्चा हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब आप यहाँ पे बच्चों मेंशन कर देना कि डी वी बटा डी टी विल बी इक्वल टू दी एक्सेलरेशन। सही हो गया ये बच्चे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बटा डी टी हो गया। और आपने एक बात और याद रखनी है बच्चों कि जो एक्सेलरेशन होता है हम कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, A इज इक्वल टू, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वेलोसिटी का अगर चेंज लिखना चाहूँ, ठीक हो गया, तो वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, डी आर बटा डी टी, तो डी आर बटा डी टी। ठीक है, इस वेलोसिटी की जगह बच्चों मैंने पुट कर दिया डी आर बटा डी टी। अब ये डी डी से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय डी टी का स्क्वायर। ठीक है, और वेक्टर का निशान बच्चे और लाजमी डालना है, और ये वेक्टर का निशान, तो इसी में हम पुट करते हैं, तो F इज इक्वल टू m डी का स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय बच्चों डी टी का स्क्वायर। अब इसको कर देते हैं बच्चों ब्रैकेट में बंद। स्टूडेंट्स अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो लिखते हैं बच्चों, चलो मैं इसको रेड से लिख देता हूं, तो डी पी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू दी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। स्टूडेंट्स इधर आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है, अगर हम फोर्स की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, तो तब उसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। तो ये लिखते हैं कि इफ फोर्स इज 0, इफ फोर्स इज 0 then momentum, linear momentum linear momentum is constant this is called law of conservation of linear मोमेंटम। तो उसको बच्चों हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि डी पी डिवाइडेड बाय बच्चों डी टी, क्योंकि फोर्स की वैल्यू बच्चे हो गई है 0, तो इधर 0 पुट करेंगे तो
डी पी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फोर्स यहाँ पे 0 कैसे हुई। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उस वक्त नेट फोर्स 0 होती है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि फिर हमारे पास लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होगा? तो इसका जवाब ये है कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इट मींस कि मोमेंटम भी तो उसी की डायरेक्शन में होगा ना। तो बच्चे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस मोमेंटम भी बच्चों कांस्टेंट ही हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये आप 11th क्लास में पढ़ के रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स इज नाउन एज बच्चों टॉर्क। ठीक है, तो अब बच्चों फोर्स की वैल्यू को पुट करते हैं। तो फोर्स किसके बराबर है? F इज इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यही पुट करते हैं इसमें। तो आर क्रॉस डी पी डिवाइडेड बाई बच्चों डी टी। अब हम करते हैं कि d डिवाइडेड बाई डी टी को बाहर निकालते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई डी टी आर क्रॉस बच्चों एम v। तो मोमेंटम का फार्मूला बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू, चल ये भी लिख देता हूं, p इज इक्वल टू एम वी। तो बच्चे p बचेगा ना, जो उस p की जगह बेटा एम वी लिख दिया। अब बच्चों हम करते हैं, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है बच्चों r क्रॉस एम वी। ठीक है, ये आप पढ़कर आए हैं। तो बच्चों पुट करते हैं। t इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई डी टी, डी डिवाइडेड बाई डी टी, डी डिवाइडेड बाई डी टी आर क्रॉस एम बी की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो ये आ गया बच्चों एंगुलर मोमेंटम। तो ये इक्वेशन आ गई एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास। तो इसको कर देते हैं बच्चों ब्रैकेट में बंद। तो जैसे बच्चे आपने ये याद रखा तो ऐसे ही आपने उधर भी कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली बात ये है कि जब बच्चों टॉर्क की वैल्यू 0 होगी तो उस वक्त हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यही लिखते हैं कि व्हेन टॉर्क इज 0, then angular momentum is constant. This is called law of conservation of angular momentum. तो उसको स्टूडेंट्स हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो टॉर्क की जगह बच्चों हम पुट करेंगे 0। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बच्चों डी एल डिवाइडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू 0।
तो आपने बच्चों जैसे यहाँ पे याद रखा था तो सेम वही लाइनें लिखी हैं, लेकिन बस जस्ट वहाँ पे बच्चों फोर्स था, यहाँ पे टार्क है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, वहाँ पे बच्चों एंगुलर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम का बच्चे लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, और वहाँ पे बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो अब बच्चे एक और इम्पोर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि यहाँ पे बच्चों टार्क जीरो क्यों आया है। तो स्टूडेंट्स टार्क जीरो इसलिए आया है कि ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के ये जो पार्टिकल है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इट मींस यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन इसका बच्चों जीरो होगा, तो टॉ की वैल्यू बच्चे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टॉ का दूसरा फार्मूला भी होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो ये वजह होगी। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इस वजह से कांस्टेंट हुआ है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।